नमस्कार मित्रों। अदब का और फ़न का जो रिश्ता है, कला का रिश्ता है या कविता का रिश्ता है, वो सिर्फ़ पैसे के लिहाज से और पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के लिहाज से तय नहीं होता। मैं एक छोटी सी आपको एक दिलचस्प मिसाल देना चाहता हूँ, एक ऐसे शायर की जिसका नाम शायद आपने न सुना हो इस क्षेत्र में, उत्तर भारत में। लेकिन उस शख्स को इस बार पद्मश्री मिला। और उसका ज़िक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, पद्मश्री तो अक्सर साहित्य में मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मिले होंगे, लेकिन उसका ज़िक्र ख़ास तौर से करना इसलिए ज़रूरी है कि वो शख्स आज भी चना चबेना बेचता है और अपने कस्बे की गलियों में भी वो इस बात की कोई शर्म महसूस नहीं करता, वो बेचता है। नाम है हलधर नाग। हलधर नाग का ज़िक्र इसलिए बड़ा दिलचस्प है, उसकी ज़िंदगी को जानना, उसकी जो कृतित्व है, क्रिएटिविटी है, उसको समझने की मशक्क़त करना बहुत ज़रूरी है। कि हलधर नाग ने स्कूल में जब प्रवेश लिया ही था तो तीसरी क्लास में थे तो बाप का निधन हो गया और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। और स्वयं श्रीमान जी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, स्कूल छोड़ना पड़ा और स्कूल छोड़ने के बाद वही हुआ कि ये छोटी मोटी दुकान चाय की शुरू की, लेकिन नहीं चली। तो उसके बाद एक मीट शॉप पर डिश साफ़ करने, बर्तन साफ़ करने की एक नौकरी मिली, अदना सी ले ली और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन एक शख्स ने देखा कि ये लिखता भी रहता है, कागज़ पेन इसके हाथ में होता है और उसके बाद ये काम क्या करता है, तो उसने उसको वहाँ से हटाकर अपने स्कूल में, कोई टीचर थे कोई उड़ीसा के, तो वो उसको स्कूल में ले गए, अपने स्कूल में, और वहाँ जाकर उसको एक कुक के रूप में, रसोइये के रूप में एक नौकरी दे दी कि तुम वहाँ की बजाय एक बेहतर जगह पे आओ और कम से कम काम तो साफ़ सुथरा करो। तुम यार लिखना पढ़ना जानते हो, मुझे इस बात का तुम्हारी आदतों से पता लग रहा है कि तुम कुछ ना कुछ लिखते रहते हो। और 3 जमात पास। लेकिन उस इंसिडेंट ने इसकी ज़िंदगी थोड़ी सी बदली। इसको उसी स्कूल के जो टीचर इनको लाया था वहाँ से मीट शॉप से उठा के, तो उसने कहा कि छोटा मोटा काम एक और शुरू कर लो, क्योंकि यहाँ तो तनख्वाह बहुत कम है, बर्तन साफ़ करते हो और थोड़ा सा रसोई का काम कर देते हो, तो इसमें तुम्हारा गुज़र नहीं चल सकता, गुजारा नहीं चलेगा। तो तय हुआ कि वो एक स्टेशनरी की छोटी सी एक खोखा टाइप छोटी सी दुकान वो स्कूल के पास ही खोल लेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसी टीचर ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम्हें बैंक से मैं लोन ले देता हूँ। 1,000 रुपये का लोन बैंक ने दिया और अपने रोज़गार के लिए श्रीमान जी ने, हलदर साहब ने, वहाँ पर स्टेशनरी की छोटी सी शॉप खोली। अब 1,000 में मित्रों किस्त भी निकालनी है ब्याज भी देना है बैंक का, और बेशक 1,000 रुपया है, लेकिन जिसने कर्ज़ लिया है, जिसके पास कोई औकात नहीं है, वो क्या करेगा। तो 1,000 रुपया कर्ज़ लेके जो दुकानदारी चलाई थी स्टेशनरी, क्योंकि सामान तो उसमें ज़्यादा था नहीं, तो उसमें भी कोई घाटा पड़ा और आखिर में इन्होंने तय कर लिया कि ये धंधा जितना है उतना ही करूँगा मैं। और छोटी सी एक किताबों की दुकान खोल ली, जहाँ ये किताबें, बाज़ारू किताबें जो होती हैं, जो आम आदमी पढ़ता है, उन किताबों की बेचने की एक स्टॉल सा लगा लिया, छोटा सा। एक लड़का भी रख लिया भी, जो 4 घरों में जाके किताबें दे आया कर किराए पे और उसके बाद ले आया कर। तो किराए पे पढ़ने वालों की भी हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद किसी वक्त थी। आज तो लोग नहीं पढ़ते, लेकिन एक वक्त था जब लोग अच्छा उपन्यास ख़रीद नहीं सकते थे, लेकिन किराए पर ले आते और पढ़ के किराया अदा करके दे आते। ये परंपरा बहुत सारे कस्बों में आज भी चलती है। अब इसका रिवाज ज़रूर कम हो गया, इसलिए नहीं कि वो किसी को शर्म आती है या किताबें ख़रीद सकते हैं। दिक्कत यह है किसी के पास वक्त नहीं बचा रीडिंग हैबिट के लिए, पढ़ने वाली चीज़ के लिए। और उसके बाद आप ये देखिए कि बंदे की ज़िंदगी में आर्थिक रूप से, पैसे के लिहाज से तो कोई बदलाव नहीं आए, लेकिन जो उनकी जो क्रिएटिविटी थी उसने ज़रूर तहलका थोड़ा सा मचाया।
जब वो रचनाएं किसी ने इनकी किसी एक पत्रिका में भेजी तो वहाँ भी छपी और खूब तहलका मचा। जब किसी और के पास गई तो उसमें भी तहलका मचा। और तो और रही, गुलजार साहब ने देश के 365 पेज की एक कविता, 365 शायरों को लिया और एक कंपाइल की बुक, उसमें हर एक शायर की, हर एक कवि की, हिंदुस्तान के हर कवि की 2-2 नज़में उन्होंने शामिल कर लीं। और उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने इस शख्स को भी उस किताब में शामिल किया और बाकायदा जब बुक रिलीज़ हुई गुलजार की तो उसमें इनको भी बुलावा दिया गया। इन्होंने अपनी भाषा में, अपनी जो लोक भाषा है वो उसमें अपना पढ़ा। और उसके बाद ये हुआ कि वो प्रेरणा लेकर लोगों ने मिल मिला के इनकी एक जो रचनाएं थी उनको काव्यांजलि के नाम से 3 किश्तों में छापना शुरू कर दिया। अब काव्यांजलि छपी तो उसकी और भी थोड़ा सा, लेकिन इतना कुछ उपलब्धियां करने के बावजूद भी जो मुकद्दर था आर्थिक रूप से, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आए। पिछले वर्ष ये भी हुआ, दिलचस्प बात मैं सिर्फ आपको जो इशारा कर रहा हूँ कि वो ये है कि वहाँ के संबलपुर यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है उस क्षेत्र की। तो संबलपुर यूनिवर्सिटी ने इस शख्स को, तीसरी जमात पास शख्स को, डॉक्टरेट की ऑनरेरी उपाधि भी दे डाली। डॉक्टरेट की ऑनरेरी उपाधि मिल गई, पद्मश्री मिल गया, गुलजार साहब की किताब में जगह मिल गई, काव्यांजलि के नाम से समग्र रचनाएं जो हैं सारी की सारी छप गई। लेकिन मुकद्दर ज़्यादा उसमें कोई बदलाव आर्थिक दृष्टि से नहीं आए और वो आज भी वही जो चना चबेना जो वहाँ का उड़ीसा का जो विशेष रूप से एक आम आदमी का खाद्य पदार्थ होता है उसको बेचते हैं। और कभी गली में जाकर बेचना पड़े या बाज़ार में जाकर बेचना पड़े तो संकोच नहीं करते, शर्म नहीं करते, खुल गए हैं। लेकिन कविताओं की दृष्टि से अब ये भी है कि ये वक्त भी आया है कि लोग उन पर रिसर्च करने लगे हैं, शोध होने लगा है। और उनका नाम वहाँ के प्रशासन ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार को भी भेजा कि इनको पद्मश्री दी जाए और उनको इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो पद्म अलंकार दिए जाते हैं उनमें उनकी जगह बन गई। तो मित्रों, ये कहने का मकसद ये है कि हमारे देश में ये एक त्रासदी है कि इतना सफ़र कृतित्व का, क्रिएटिविटी का तय करने के बावजूद आदमी को अपनी गुज़र औकात के लिए, किसी भी राइटर को अभी तक अपनी राइटिंग्स के बेस पर, आधार पर रोटी रोज़ी कमाने का जो संसाधन है वो प्राप्त नहीं हो पाता, मुहैया नहीं हो पाता। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये समग्र रूप से पूरे देश पे लागू होता है, बहुत से लेखक ऐसे भी हैं जो सिर्फ रॉयल्टी के बूते पे चलते हैं। लेकिन ऐसी जो लोक भाषाएं जो हैं, जन कवि जो हैं, उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था, कुछ ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वो लोग अपनी सम्मानजनक ज़िंदगी बिता सकें और लेखन में ज़्यादा ध्यान दे सकें और विश्व भर में उनकी चर्चा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सामने ये एक अनूठी दास्तान हलधर नाग की रखना चाहता था और ये बांटने के लिए कि जब भी आपको कोई लोक कवि मिलता है, जन कवि मिलता है, तो उसे पूरा पूरा सम्मान दीजिए, क्योंकि वो आपके परिवेश का राजदूत है, एम्बेसडर है। शुक्रिया दोस्तों।